हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित उपाध्याय। मैं आप सभी का उपकार इंस्टीट्यूट जीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी 2023 के लिए इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटी की अभी हम टेस्ट सीरीज आपके लिए चला रहे हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की तैयारी को बेहतर करना, तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़े और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाएं। मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटिक्स के अलावा इंग्लिश मीडियम में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा, जिससे आप आने वाले जो परीक्षा एमपीपीएससी 2023 में जो 21 मई को निर्धारित, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो प्रश्न है आज के इंडियन पॉलिटी में वो है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज appointed by the president. Option A. Option B, the vice president who is ex officio chairman. Option C, elected by the president. Option D, elected by the members of the council of states. The chairman of the Rajya Sabha is, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है। देखिए, यदि आपका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल सही है। द वाइस प्रेसिडेंट हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो बिल इज अ मनी बिल अनलेस इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ विच आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 109, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 110, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 117, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 117 का क्लॉज थर्ड। क्वेश्चन है यहाँ पर कि नो बिल इज अ मनी बिल अनलेस इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ विच आर्टिकल। कोई बिल मनी बिल नहीं है यदि वो इन चारों आर्टिकल्स में से किसी एक आर्टिकल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। और देखिए, यदि आपका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल डी से आर्टिकल 170 का क्लॉज थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who shall have the right to speak and to take part in the proceedings but no right to vote in the houses of the legislature of the state. Option number A speaker, option B vice president, option number C attorney general, option number D advocate general. Tell me which option is correct here. बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि who shall have the right to speak and right to take part in the proceedings but no vote right to vote। कौन है जिसे संसद की बैठक में बोलने का अधिकार है, उपस्थित होने का अधिकार है, लेकिन वो मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्पीकर, बी है वाइस प्रेसिडेंट, सी है अटॉर्नी जनरल, डी है एडवोकेट जनरल। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। यदि आपका आंसर यहाँ पर सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। Article 76 is related to the Attorney General of India. To become Attorney General of India, what is eligibility should we follow? अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो राष्ट्रपति के द्वारा जिसको नियुक्त किया जाता है, नहीं, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, यानी इफ यू वांट टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट, वही एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको अटॉर्नी जनरल के लिए पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, जो हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं बाय आपकी इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज है, यानी जो स्लाइड है वो इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बायलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, यानी स्लाइड को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स हमारे इस उपकार इंस्टीट्यूट जीएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी इंडियन पॉलिटी की जो तैयारी है आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी 2023 के लिए, उसको आप बेहतर तैयार करें और एक बेहतर रिजल्ट लेकर आए।
Next question, which amendment provides that the total number of ministers, include the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of the members of the people? किस अमेंडमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15% से मच ज्यादा नहीं हो सकती? बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए 91 अमेंडमेंट, बी है 92 अमेंडमेंट, सी है 93 अमेंडमेंट, डी है 94 अमेंडमेंट। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट है, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर ए है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर सही नहीं है? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत आर्टिकल 40, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन आर्टिकल 45, प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड ड्रग्स आर्टिकल 46। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है यहाँ पर? और यदि आपका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल सही। प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड ड्रग्स इज नॉट रिलेटेड आर्टिकल 46, इट इज रिलेटेड फ्रॉम आर्टिकल 47। क्या जो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आर्टिकल 47 से रिलेटेड है, ना कि 46 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज? सबसे अच्छा मोस्ट फीचर क्या होता है कैबिनेट गवर्नमेंट सिस्टम का? ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी है collective responsibility, C responsibility to none, D none responsibility। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट है, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और इफ योर आंसर इज बी देन इट इज करेक्ट आंसर। यदि आपका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल सही आंसर है। द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम गवर्नमेंट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 1 of the Indian Constitution declares that India, that is a Bharat, see here some typing mistake, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई, भारत की जगह भारतीय लिख गया है। तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया दैट इज अ भारत इज अ ऑप्शन नंबर ए फेडरल स्टेट विद यूनिटरी फीचर्स, बी यूनिटरी स्टेट विद फेडरल फीचर्स, सी फेडरल स्टेट, डी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इफ योर आंसर इज हियर डी देन इट इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें रिटर्न है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, so D option is correct here. Next question, who was the provisional president of the Constituent Assembly which was established in 1946? Option number A C Rajagopalachari, B Dr. Sachidanand, C Dr. Rajendra Prasad, D Jawaharlal Nehru। Which option is correct here? If your answer is here option number D, then it is correct answer. Jawaharlal Nehru was the provisional president of the Constituent Assembly। Next question, the Council of Ministers are collectively responsible to the option number A President, B Prime Minister, C लोक सभा, D राज्यसभा। जो मंत्रिपरिषद है वो संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, बी है प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर सी है लोकसभा है, और दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली का भी ये सबसे अच्छी विशेषता होती है कि जो दैट इज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, सो हियर इज आंसर इज लोकसभा। इसके यहाँ पर लोकसभा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम दैट ऑफ, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज आर आल्सो राइट्स, ये भी हमारे राइट्स है, बट दीज राइट्स आर नॉट फोर्सेबल बाय द जुडिशरी। लेकिन नेपाल का द्वारा ये बात मतलब फोर्सेबल नहीं, इनके इन्हें ये ऐसे राइट्स है जो आपको मिल नहीं रहे तो उसके अगेंस्ट आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम पार्ट 4 पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51, देन वी स्टडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो प्रोविजन है वो इंडिया ने कहाँ से लिया और किस
कंट्री में इसका प्रोविजन है। ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड एंड स्पेन, बी है यूएस एंड यूके, सी है यूएसएसआर एंड चाइना, डी है जापान एंड कोरिया। टेल मी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। If your answer is A, then it is correct. Ireland is constitution से we have adopt the provision of direct principle of state policy. But Ireland has adopted the provision of direct principle of state policy from Spain. So here is Ireland and Spain is correct answer. इसलिए यहाँ पर Ireland और Spain दोनों correct answer है. Next question. Which among the following acts suggested for the post called as Comptroller and Auditor General? Option number A 1909 Act. Option number B 1919 Act. Option number C 1935 Act. Option number D इसमें भी some time typing mistakes हो गई है। ये एक्ट है 1947 का एक्ट है और if your answer is here B then it's correct answer। 1919 एक्ट के द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो पोस्ट को सजेस्टेड किया गया था then it is correct। Your option is correct। Which was the first state to go to poll under the delimitation? Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka। सबसे पहले किस स्टेट्स में डेलिमिटेशन किया गया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो। If your answer is here A Tamil Nadu, then it is correct answer। Which among the following state has not Vidhan Parishad? Karnataka, Uttar Pradesh, Kerala, Andhra Pradesh। Which state is here which has not विधान परिषद? कौन सा यहाँ पर ऐसा स्टेट है जहां पर विधान परिषद नहीं है? आप सभी जानते हो कि जिस प्रकार लोकसभा एंड राज्यसभा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, देन उसी तरह स्टेट में भी विधानसभा एंड विधान परिषद है। विधान परिषद देयर आर ओनली 6 स्टेट्स, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आपको बता रहे हैं कि इन चारों स्टेट्स में से इन 4th स्टेट में किस स्टेट में विधान परिषद नहीं है? इफ योर आंसर इज हियर सी केरल, देन इट इज करेक्ट आंसर। इस समय केरल में विधान परिषद नहीं है। मैं आपको 6 स्टेट्स बताता हूं जहां पर विधान परिषद है। देयर आर 6 स्टेट्स इन विच विधान परिषद इज मेड। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ महाराष्ट्र, 5 आंध्र प्रदेश, 6 तेलंगाना। अभी 6 स्टेट में ही विधान परिषद है। मध्य प्रदेश में भी प्रोविजन है कि विधान परिषद बनाने का, और ये 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा किया गया था, बट मध्य प्रदेश में अभी तक विधान परिषद नहीं बनी है। सो हियर इज सी ऑप्शन करेक्ट। Who is the chief exponent of liberalism? Milton, Cato, J.S. Mill, H. Lasky। चीफ एक्सपोनेंट ऑफ लिबरलिज्म कौन है? बताइए। If your answer here is J.S. Mill, then it is correct answer। और इस तरह आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इफ यू लाइक दिस सेशन, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अपनी तैयारी आप बेहतर करें आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी 2023, इसके अलावा भी अन्य स्टेट परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं फिर से कहूँगा आप सभी से कि टेस्ट सीरीज आपको इंग्लिश स्लाइड में मिलेगी और एक्सप्लेन में बायलैंग्वेज करूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में। दैट्स क्लियर। So thank you for watching this session all of you। Wish you all the best।